अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल और मैं आपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूं। और सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया और मुझे कमेंट किया कि जी आप ये आर्टिकल पढ़ाएं। तो आपकी फरमाइश पर ही आज मैं जो है वो बेसिक फोर्सेस जो है ना, मैं उनको लेकर आया हूँ। तो बेसिक फोर्सेस जो है ये मेरे फार्मूला सीरीज के पार्ट नंबर 45 से ताल्लुक रखता है। तो आज हम कुछ बेसिक फोर्सेस के बारे में जानेंगे और कुछ चीजें जो हैं बिग बैंग के मुतालिक जो है वो हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक फोर्सेस हमें कैसे पता चला कि ये कहाँ हैं और कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इंसान को जिस बेसिक फोर्स का इल्म हुआ वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा। उससे पहले न्यूटन खुद गिरा होगा किसी वक्त, उससे पहले लोग घोड़ों से गिरते होंगे, बड़ी बड़ी चट्टानों से गिरते होंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो ये किस्मत में, न्यूटन की किस्मत में अल्लाह ने रखा हुआ था, कुदरत ने ये काम न्यूटन से लेना था, लिहाजा उसे सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चला। इसके बाद माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फोर्स और फिर उसके साथ ही मैग्नेटिक फोर्स का पता चला। इंसान इन दोनों को एक फोर्स समझा जाने लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी जो ये फोर्सेस जितनी मैंने लिखी हैं इनमें से सब जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो कौन सी है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये जो है जी, ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशन फोर्स एक वीकेस्ट फोर्स है ऑफ ऑल द फोर्सेस। फिर इनके बाद जब इंसान को यह पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं, तो तब इंसान को यह पता चला कि यहां तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अगर हम इसको भी देखें तो ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये 137 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रिक फोर्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। और हम समझते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये जी 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी। और इसी तरह ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। इसके बाद जो आखिरी फोर्स थी उसका पता चला जी कि वो जो फोर्स है वो है जी V, ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हमें ये चीजें जो है ना वो सारी समझ में आती हैं। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं वो है जी Fg इज इक्वल टू Gm/m/r², जो है ना ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर मैं उसका फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास आता है K है, Q है, स्मॉल q है, r² है। यानी इसका मतलब है द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू इक्वेशंस आर सेम। दोनों जो फोर्सेस हैं ये पेयर पर एक्ट कर रही हैं, ये मैसेस का पेयर है, यहां चार्जेस का पेयर है। दोनों जो फोर्सेस हैं वो इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे कर रही हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक बड़ी ही लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। जिस तरह हमारे सन ने हमारे 8 प्लैनेट्स को अपने अंदर जो है ना वो उसने पकड़ा हुआ है, इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये लेकिन एटॉमिक स्केल के ऊपर वर्क करती है। गो के इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स है और इससे कहीं ज्यादा 10⁻36 टाइम्स जो है ना वो ये स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज है। और अगर हम हमारी जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, जो बॉडीज हैं, दे आर ऑल न्यूट्रल, हर चीज न्यूट्रल है।
लेकिन अगर ये न्यूट्रल ना होती तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स होती है हमारी यूनिवर्स की डोमिनेंट फोर्स होती, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो फोर्स है। तो हमारे जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो एग्जिस्टेंस की बेसिक रीजन है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि ये एटम के ऊपर काम करती है। दरमियान में न्यूक्लियस है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसकी वजह से एटम कायम दायम है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास इस तरह से। फिर हमारे पास है जी, आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसका हमें ये अंदाजा होता है कि जी ये तमाम न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। जैसे एक न्यूक्लियस है, अगर मैं यहां पर एक न्यूक्लियस बनाऊं और इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे ज्यादा सारे, न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहां जो कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एक विलेन फोर्स का रोल जो है ना वो प्ले करती है। तो यहां जो जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो इस न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करने में जो है ना वो पेशरफ्त करती है और उसको कंबाइन करके रखती है। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये असल में एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि बीटा डिके होता है। तो बीटा डिके के बगैर लाइफ का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो एक्चुअली जो बीटा डिके है उसकी वजह से लाइफ जो है ना वो हमारे पास आती है। और अगर मैं यहां पर देखूं कि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है जिसने कन्वर्ट होना है किसमें, प्रोटॉन में। तो जब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन, तो साथ में एक अदद इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा, और साथ में जो है एक न्यूट्रिनो भी जो है ना वो भी निकलेगा। तो न्यूट्रॉन जो है वो जब भी डिके होगा प्रोटॉन में, तो ये दो चीजें जो है ना ये साथ निकलती हैं, और यहां पर वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो काम करती है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि जी एक प्रोटॉन जो है जब ये डिके होता है तो ये न्यूट्रॉन बनता है, साथ में एक पॉजिट्रॉन निकलता है विच इज दी एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूट्रिनो निकलेगा वो भी पॉजिटिव न्यूट्रिनो होता है। तो यहां इन दोनों जगहों पर वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो काम करती है। अब हम देखते हैं कि जो बीटा डिके है ये नेगेटिव बीटा डिके है, ये पॉजिटिव बीटा डिके है। अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं तो यहां आपको ज्यादा बेहतर लगेगा कि कार्बन 14 है, इसमें से अगर बीटा डिके होता है नेगेटिव तो ये नाइट्रोजन 14 बन जाएगा, और साथ में क्या होगा जी, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, और साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बीटा डिके जो है ना वो कंप्लीट होता है इस तरह। लेकिन अगर आपके पास कार्बन 10 है और यहां पर आपके पास पॉजिटिव बीटा डिके होना है, तो ये बोरॉन 10 बनेगा, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो होगा पॉजिटिव वाला, और एक यहां पर हमें पॉजिट्रॉन जो है ना वो मिलेगा। इसे आप पॉजिटिव बीटा डिके कहते हैं। तो ये जो वीक फोर्स है ये इफेक्टिव कहां पर होती है, ये इफेक्टिव होती है 1/1000th पार्ट ऑफ द डायामीटर ऑफ द प्रोटॉन, यानी इतने जो है 1/1000th डायामीटर ऑफ द प्रोटॉन पर ये इफेक्टिव है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है। तो ये एक जायजा था इन तमाम फोर्सेस का। अब हम देखते हैं जो बेस करती है स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स पर, और ये उसके सुपर सिमेट्रिकल पार्टनर्स जो है ना वो यहां पर है। अब ये क्या है जी, ये है क्वार्क्स। क्वार्क्स को याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, ये कट याद रहेगा, CUT कट, और ये BDS में एडमिशन लोग बच्चों का होता है। तो ये कट वाले जितने भी हैं सारे के सारे, C फॉर चार्म, U फॉर अप, T फॉर टॉप, इन तमाम का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव 2/3e है। और जो BDS में है बॉटम है, डाउन है और स्ट्रेंज क्वार्क है, इन सब का जो चार्ज होगा वो -1/3e होता है। लेकिन जब हम इनके एंटी क्वार्क्स लेंगे तो इन तमाम के ऊपर -2/3e होगा, और इन सब के ऊपर पॉजिटिव 1/3e चार्ज जो है ना वो होगा। यानी इनका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से कम है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सबसे कम है, लेकिन हम उसे कहते हैं ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये ट्रिपलेट की सूरत में रहते हैं। जैसे आपको पता है कि जी आपके पास ये एक प्रोटॉन है, तो इसके अंदर दो अप क्वार्क्स होंगे और एक डाउन क्वार्क होगा, और इन दो तीनों ने आपस में न्यूक्लियर फोर्स की वजह से मिलकर जुलकर जो रहना है, ये ग्लूऑन्स को एक्सचेंज करते हैं, और इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो हम इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये 6 क्वार्क्स ये हैं, 6 क्वार्क्स ये सारे के सारे स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स हैं, और इनके ये सुपर सिमेट्रिकल पार्टनर्स हैं। नीचे आ जाए, ये न्यूट्रिनो है जिसे हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कहते हैं, ये हमारे पास म्यू न्यूट्रिनो है, ये टाओ न्यूट्रिनो है। इसी तरह उनके एंटी न्यूट्रिनोज भी यहां पर मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन म्यू और साथ में टाओ, और इसी तरह इनके जो एंटी पार्टिकल्स हैं ना वो ये हैं। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास फोर्सेस है ना बेसिक, उनको हम जी लिखते हैं, गैमा लिखते हैं, डब्ल्यू और जेड जो है ना ये हम लिखते हैं, या यहां से आप जेड लिख दें, इधर डब्ल्यू लिख दें, यानी इन दोनों के लिए आपके पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके लिए जो आपके पास है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सिंबल सब समझ लें, और ये जो है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो ये है। तो यहां क्या है कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स को ये चीज रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखेंगे कि ये जो मैंने यहां लिखा है, ये बनाया है, ये मैंने एक बिग बैंग को डिस्कस करना है कि बिग बैंग के वक्त हम टाइम को जीरो लेते हैं, और बिग बैंग क्या था कि रोशनी का एक छोटा सा जर्रा है जिसके अंदर कुछ पर्टर्बेशन हुई है और उसने फैलना शुरू कर दिया। तो साइंस हमें यह बताती है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर टाइम जो है वो बनेगा 10 की पावर -43 सेकेंड्स तक। जो इरा है, जो टाइम कहलाता है, वो बिगिनिंग टाइम कहलाता है, और इसे हम प्लैंक इपॉक का नाम देते हैं या प्लैंक इरा का नाम देते हैं। और इस जो टाइम है, इतना टाइम जो है, इस टाइम के अंदर कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, सारी की सारी एनर्जी ही एनर्जी है। और उस वक्त टेम्परेचर यहाँ कितना था, टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो है जी 10 की पावर 31 डिग्री सेल्सियस, और जो एनर्जी थी वो 10⁻19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी उस वक्त। तो उस वक्त से जब हम बाहर निकले, यानी 10 की पावर -43 से जब हम आ जाते हैं 10 की पावर -34 सेकेंड तक, तो तब हम समझते हैं कि वहां ग्रेविटी जो थी ना वो बाकी फोर्सेस से अलग हुई। यानी इस टाइम के अंदर सारी फोर्सेस, जो बेसिक फोर्सेस हैं, वो यहां पर एक है, वो अभी अलग अलग नहीं हुई, एक है सारी की सारी फोर्स। ये सारी फोर्सेस जितनी मैंने लिखी हैं वो इस टाइम में बिल्कुल सेम है। लेकिन उसके बाद 10⁻34 के वक्त जो ग्रेविटी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबसे पहले अलग हुई है, और ये रिपल्सिव थी उस वक्त, और उसकी रिपल्शन की वजह से यूनिवर्स बनना शुरू हुई और एक्सपैंड करना जो है ना वो शुरू हुई। उसके बाद जो 10 की पावर -32 ले लें यहां पर, इस पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना ये भी बाकी फोर्सेस से अलग हो गई। और साइंस कहती है कि उस वक्त जो टेम्परेचर था वो 10 की पावर कितना था, 26 डिग्री सेल्सियस, और एनर्जी उस वक्त डिक्रीज होकर 19 से डिक्रीज होकर 10 की पावर 15 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो हो गई। अब उसके बाद जब हम देखते हैं कि टाइम हो जाए 10 की पावर -12 तक पहुंच जाए, तो फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स जो थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से सेपरेट हो गई। तो वह तब टेम्परेचर कितना था, 10 की पावर 15, और एनर्जी कितनी थी, 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना वो बनना शुरू हुए ना, तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन जो है ना वो शुरू हो गई। अब उसके बाद से अगर हम प्रेजेंट स्टेट की बात करें, तो प्रेजेंटली हमारे पास जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स हो गए हैं अर्थ को, यूनिवर्स को बने हुए जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स जो है ना वो हो गए हैं। और इस वक्त जो हमारा टेम्परेचर है स्पेस का टेम्परेचर, वो हम लेते हैं -270 डिग्री सेल्सियस के करीब है।
इस वक्त टेम्परेचर, और जो एनर्जी हम यहाँ लेते हैं वो 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं सारी की सारी वो सेपरेट, आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होना शुरू हुई। अब इंसान क्या कर रहा है, अब इंसान वापस ओरिजिन ऑफ द बिग बैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है बाय कंबाइनिंग ऑल दीज फोर्सेस। तो जो पहले कंबाइन किया गया सबसे, वो था इलेक्ट्रिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन गई। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम, वाइनबर्ग, ग्लेशाउ ने 1979 के अंदर इन फोर्सेस को, वीक न्यूक्लियर फोर्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मिलाया और इन्होंने इलेक्ट्रो वीक फोर्स का नाम बनाया। यानी फिर हमारे पास कितनी फोर्सेस रह गई, एक तो थी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक थी इलेक्ट्रो वीक फोर्स और तीसरी थी फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। यानी ये तीन फोर्सेस अब हमारे पास हैं। अब जो थ्योरीज हैं आगे, जिसमें स्ट्रिंग थ्योरी है, जिसमें एम थ्योरी है, और ये सारी थ्योरीज मिलकर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कभी हमारे पास अल्टीमेट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आ जाएगी तो फिर हम बिग बैंग को बड़ी आसानी से और बहुत ज्यादा उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अपनी यूनिवर्स को। तो कहा जाता है कि इन दोनों को आगे कंबाइन होना है और फिर हमारे पास जो बनेगी वो इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स बन जाएगी। और इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स को इसके बाद जो है वो कंबाइन होना है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इन दोनों को कंबाइन होना है। तो थ्योरीज बन चुकी हैं कि जी हमने इन्हें कंबाइन करना है, एक्सपेरिमेंट बाकी है। जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो इसका हुआ है वीक न्यूक्लियर फोर्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, जो वाइनबर्ग, ग्लेशाउ और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है वो किए हैं। तो उसके बाद ये इनके मुतालिक सिर्फ थ्योरीज हैं, और जब ये वो थ्योरी कहती है कि जी इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को मिलाएंगे तो फिर हमारे पास सुपर ग्रेविटी बनेगी। तो जो ग्रेविटी जो हमारे पास आएगी हम उसको क्या बोलेंगे, वो सुपर ग्रेविटी होगी। तो सुपर ग्रेविटी तक पहुंचने की इंसान की जो कोशिश है वो ये है ताकि वो यूनिवर्स के बनने को समझ सके। अब जो यूनिवर्स है हमारा, इंसान की सबसे बड़ी क्वेस्ट यही है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरह बनी है। इसी तरह वो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर भी एक नई यूनिवर्स बनाने की कोशिश में है कि वहां प्रोटॉन को प्रोटॉन से टकराने के बाद एक नई यूनिवर्स जो है ना वो बनाए, या उसके जो पार्टिकल्स वहां बनते हैं वो जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को लेकर के यूनिवर्स की क्रिएशन को समझने की जो है ना वो कोशिश है। तो ये थी ये बेसिक फोर्सेस, सारी की सारी फोर्सेस को न्यूटन में ही मेजर किया जाता है। इनके फॉर्मूले मुश्किल, इन दोनों के फॉर्मूले तो आसान है, लेकिन इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, ये मुश्किल फॉर्मूले हैं, लिहाजा वो मैंने इस वीडियो का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया। हम आगे फिर किसी वीडियो के अंदर हम इनको जरूर देखेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।